आप सभी बच्चों का हिस्ट्री के इस क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोगों ने तय किया है कि अभी हम लोग लास्ट में चार्टर्ड एक्ट वगैरह सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आज हम लोग पढ़ेंगे सहायक संधि वगैरह भी सब पढ़ा दिए थे हम लोग। अब सहायक संधि वगैरह जब याद होगा तो इसके बाद जो है हम सभी को पढ़ना था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं। आज वही चैप्टर चलेगा जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री के क्लास में, बिदु सर के हिस्ट्री के क्लास में आप सभी बच्चों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हिस्ट्री क्लास में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए सीधा कर देंगे आपके साथ। और हम लोग अब देखते हैं हिस्ट्री के क्लास में बहुत अच्छी बातों को हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए इसको हम नाम ही दे देते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसका जो सिद्धांत था हड़प नीति कहते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो है क्रांति हुई होगी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो कुछ युद्ध हुए थे, लेकिन इसका एक सिद्धांत था जिस सिद्धांत को हम लोग व्यापगत सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यापगत सिद्धांत, जो शांति सिद्धांत था। ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ लड़ाई लड़ने वाली बात थी। व्यापगत सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसी व्यापगत सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, इसको क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति। इसी को हम लोग कह सकते हैं गोद निषेध। गोद निषेध, ये हम चैप्टर का नाम भी देते हैं। और ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बहुत कम समय के लिए आया लॉर्ड डलहौजी, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई, 1857 में भारत की जो पहली क्रांति हुई, उसका प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी ही बनेगा। और इसको लॉर्ड डलहौजी ने जिस तरह से राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति या व्यापगत सिद्धांत लाया था, यह काफी, है ना, हम कहें तो भारत के लिए अच्छा नीति नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। समझ में आ रही है बात? बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और इसके इस कारनामे ने भारत की प्रथम क्रांति की, कह सकते हैं कि बीजारोपण किया था। समझे कि नहीं? यानी कि 1857 में क्रांति होगी, इसका बीज बो दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चूंकि इसमें सीधा सीधी राज्य को हड़प लेने की बात हो रही थी। राज्य हड़पने का मतलब है कि वहां का पूरा शासन अब ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश के हाथ में होगी, कंपनी के हाथ में होगी, ब्रिटिश सरकार के हाथ में होगी। वहां कोई नवाब नहीं होगा, वहां का कोई राजा नहीं होगा। जबकि सहायक संधि में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब सहायक संधि में एक पत्र निर्गत किया जाता था वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा। और उसमें कहा जाता था कि राजा आप ही रहिएगा, लेकिन उसमें अंग्रेज का एक रेजिडेंट रहेगा जो विदेश नीति पर बात करेगा। सेना हमारी होगी, खर्च आपको देने पड़ेंगे। यही ना सहायक संधि में होता था। लेकिन हड़प नीति में ये बातें नहीं थी। हड़प नीति में क्या था कि जो राज्य इसके सिद्धांत से चले आते थे, उसमें पूर्णतः वह ब्रिटिश के शासन में वह राज्य चला आता था। अब क्लियर हो रहे हैं? आप इस बात को देखिए जरा सा, हम फिगर बनाते हैं फिर से इंडिया का, और इसको देखिएगा ध्यान से।
इस तरह से हमने बनाया था क्या जी, ऐसी तो बनाते हैं। हिस्ट्री पहली बार हम इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे। उसमें हम लोगों का व्हाइट बोर्ड पर पहले इसका क्लास चला था, है कि नहीं? तो बड़ा अच्छा बन रहा है इंडिया। हम चाहे तो यहाँ से भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन हमको उतने की जरूरत नहीं है, हमको पढ़ाई से मतलब है। आपको यहाँ पे देखना है बहुत बढ़िया से। आप देखिए सबसे पहले कि अंग्रेजों का विस्तार पहले कहाँ कहाँ हो गया था, है कि नहीं? अंग्रेजों का विस्तार आपको याद होगा कि बंगाल में बहुत जबरदस्त था, तो पता है आप लोगों को? बंगाल में इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त था, है कि नहीं? प्लासी का युद्ध पढ़े होंगे आप लोग, बक्सर का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ये तो पता है। और तब जाकर के पूरा बढ़िया तरीके से अंग्रेजों ने एक प्रेसिडेंसी बनाई, जो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी उसका कहाँ था? बंगाल में। ये तो बात पता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो याद रहेगा। ये तो पढ़ाए भी हैं हम। 1857 से 100 साल पहले कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1757। तो याद हो जाएगा। और आपको बक्सर का युद्ध क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा 1764 ईस्वी, जिसमें है ना तीनों को हरा दिया था अंग्रेजों ने, है ना, बंगाल के नवाब को भी, अवध के नवाब को भी, और दिल्ली के नवाब को भी। समझ में आ रही है बात? और तब जाकर के वह काफी मजबूती में आया था। आपको याद होगा एक कहानी हम बताए थे टीपू सुल्तान हैदर अली की। हैदर अली जो उसके पिता थे, काफी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, मैसूर का वो शासक था। उसकी पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान स्वयं जो है ना, अंग्रेजों से काफी लड़ाई किया है, और अंततः जो है मैसूर भी, मैसूर क्या हो जाता है? मैसूर को भी अंग्रेजों ने यहाँ पर बात जबरदस्त, याद होगा ना कि छोटा सा बच्चा को बैठा दिया था राजगद्दी पर और उससे दस्तखत करवा लिया था, और सहायक संधि में इसको हड़प लिया था। ये तो कहानी याद होगी, ये कहानी आपको ध्यान में है? तो इस बात को आप समझ लीजिए। एक हैदराबाद था, हैदराबाद, हैदराबाद भी ये आ गया था किसके अंदर में? तो आपको सहायक संधि के अनुसार, है ना, अंग्रेजों के शासन में आ गया था हैदराबाद की। सभी कहानी तो आप जानते ही होंगे। और हमको लगता है कि सबसे पहले हैदराबाद गया था। सहायक संधि से मिलने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। करीब करीब 1798 में। कब? 1798 में। याद है ये बात? याद है कि नहीं है ये बात? 1798। कब? 1798। और मैसूर में क्या हुआ था जब टीपू सुल्तान मर गया था, है ना, टीपू सुल्तान जब मारा गया था, तो उसके बाद मैंने 1799 का समय रखी, है ना, 1799 में ऐसा हुआ था कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर को भी क्या कर लिया गया था? सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने, है ना, अपने आप में इसको मिला लिया गया था। ये तो आपको कहानी पता है। इसके बाद आप देखे होंगे कि बंगाल के बगल में है अवध। यहाँ पे कौन है? अवध। अवध जो है साम्राज्य, इस अवध साम्राज्य जो यूपी जिसका है, यूपी में है, इस अवध साम्राज्य को भी 1801 ईस्वी में सब पढ़ा चुके हैं हम। देखिएगा, याद है आप लोगों को ये वाला बात? 1801 ईस्वी में इसको भी सहायक संधि से क्या कर लिया गया था? मिला लिया गया था। आ रहा समझ में ना? सब बढ़िया से हो रहा है उसमें। 1801 ईस्वी में मिला लिया गया था। इसके बाद आपको याद होगा बाजीराव द्वितीय, जिसको पेशवा हम लोगों ने कहा था, है ना, पेशवा कहा था। पेशवा है ये, पेशवा मैंने वहां का मैंने सबसे बड़ा पद था पेशवा, है कि नहीं? और बाजीराव द्वितीय ने भी जो है से यहाँ पे सहायक संधि किया था। पेशवा कब किया था? 1802 में। कब किया था?
1802 में। इसके बाद आपको याद होगा नागपुर में भोसले, नागपुर में कौन कौन, भोसले। ये सब सारे क्षेत्र धीरे धीरे किनके होते जा रहे थे, अंग्रेजों। इसके बाद सिंधिया का नाम सुने होंगे, मध्य प्रदेश, सिंधिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये सब जो क्षेत्र थे ये अंग्रेजों के वैसे क्षेत्र थे जो सहायक संधि से मिला लिए गए थे। लॉर्ड डलहौजी को इसलिए भेजा गया था कि लॉर्ड डलहौजी जो है यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था। सिर्फ गवर्नर बन करके नहीं, गवर्नर। और अब पता था कि अब जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये बातें आपको याद है? सीधा बढ़ जाइए, ये बातें आप लोगों को याद है? तो अब था हाँ, और इस समय समझ लीजिए कि यह 1848 में भारत का नया गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया ब्रिटिशों के द्वारा। और अब समय था 1848। इसका शासन बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं किया, लेकिन जितना दिन तक किया उसमें एक ऐसा भूचाल ला दिया था कि पूरे भारत के है ना सभी अधिकांशतः 90% राज्यों को इसने अपने अधीन कर दिया था। क्लियर हो गया? कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने ही एक तरह से पूरे भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुका था। ये समझे कि नहीं? अब जो है ज्यादातर कार्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर संचालित किए जा रहे थे। कंपनी को थोड़ी देर के लिए वहां पर उसके शासन को कमजोर किया गया था, कम कर दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज जो थे, अधिकारी जो थे, वो ज्यादा जो है से इस बात को है ना समझ रहे थे कि हमको भारत में शासन कैसे करना है। स्थिति क्या थी कि अमेरिका से वहां से भागने के बाद अंग्रेजों को है ना धन चाहिए था, है ना धन चाहिए था, पैसा उनको चाहिए था उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए। अपना निजी व्यापार के साथ साथ है ना अंग्रेजों का जो है व्यापार ये फले फूले। इसके लिए भारत एक ऐसी जगह ब्रिटेन को मिल चुकी थी कि जहां पर अगर वह पूरे भारत को है ना एक साथ गुलाम बना लेता या उसको कब्जा में कर लेता तो निश्चित तौर पर वह भारत में बहुत अच्छे से व्यापार कर सकता था। इस बात की निगाहें ब्रिटिश संसद के पास भी हो चुकी थी। और उसी के अंतर्गत 1848 में कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी। यह 1848 में आया और 1856 तक, कब तक? 1856 तक। निश्चित तौर पर 1856 की बात इसलिए है कि 1857 में भारत की सबसे बड़ी क्रांति और प्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना। चूंकि इतना आप समझ लीजिए कि भारत में अगर प्रथम क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हुई तो कौन सी हुई, है ना? तो ये 1857 की क्रांति को प्रथम क्रांति माना जाता है, हमारी प्रथम क्रांति मानी जाती है। पूरा देशवासी उस समय जो एकजुट होता तो निश्चित तौर पर हम लोग अंग्रेज को उसी समय खदेड़ दिए होते। लेकिन भारतीयों में फूट की वजह से, भारतीयों में फूट की वजह से हम लोग अंग्रेजों को भगा नहीं पाए थे। ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी लॉर्ड डलहौजी का हम लोग देखेंगे कि ये आया तो किया क्या, कितना आक्रोश फैल गया। ये आया तो ऐसा क्या हुआ कि भारत की पहली क्रांति भारत के लोगों ने करना एकदम अपने माने भारत में करना अनिवार्य हो गया था। इस बात को सीखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो आप इस समझ लीजिए, यह आया था, इसको भेजा गया था साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। इसको किस लिए भेजा गया था? साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। याद रखिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ भेजा गया था साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। याद रखिएगा, साम्राज्य विस्तार के लिए यह आया था। किस लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए। इसने दो नीतियां अपनाई, कुछ युद्ध भी किए, कुछ युद्ध भी किए और कुछ जो है से संधियां भी की। इन्होंने दोनों, इसने दोनों काम किया, युद्ध भी किया और क्या किया? संधियां भी की। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
युद्ध भी किया और संधियां भी किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी है ना, कब जो है सो भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया? आपकी आवाज यहाँ पे कवर नहीं होती है, जोर से बोलिए। 1848 में। समझ में आ गया बात? याद रखिए, संधियां में हुआ क्या थी कि संधियां दोनों किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने भी किया और लॉर्ड डलहौजी ने भी किया। लेकिन जो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया उस संधि का नाम क्या दिया गया था? सहायक संधि। क्या नाम दिया गया था? सहायक संधि। जैसे यहाँ पर संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने भी किया, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने भी किया। और यहाँ पर संधि जो है लॉर्ड है ना डलहौजी ने भी किया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने भी किया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? लॉर्ड डलहौजी ने भी किया। यहाँ पर जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इसने कौन सी संधि की थी? सहायक संधि। कौन सी संधि किया? सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी संधि किया? तो व्यापगत संधि। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सी संधि इसने किया? व्यापगत संधि। शांति वाली संधि की, व्यापगत संधि किया। जरूरत पड़ने पर यह युद्ध भी किया है, लेकिन अभी संधि की बात हो रही है। तो कौन सा किया? व्यापगत संधि। और उस व्यापगत संधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति। क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति। आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है? मेरी बात बढ़िया से समझ में आप लोगों को आ रही है? राज्य हड़प नीति। थोड़ी सी इस बात की चर्चा कर दे कि यह युद्ध मैंने क्यों किया और युद्ध से कौन कौन से भागों को जीता। तो याद रखिए, जो लोग नहीं मान रहे थे इसकी बात को, इसका व्यापक सिद्धांत भी हम पढ़ाएंगे, अभी तुरंत पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पढ़ाएंगे, तुरंत अभी पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन युद्ध इसको इसलिए करना पड़ा कि इसकी कुछ बातों को नहीं माना गया था, है ना, और कुछ लोग अंग्रेजों का खिलाफ कर रहे थे। इतना बड़ा देश था तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो वेलेस्ली से भी था। ऐसा थोड़ी था कि हम लोग परोस दिए थे, ऐसा नहीं था। भारत को हम अंग्रेजों के सामने परोस दिए थे, ऐसा नहीं था, है कि नहीं? हम लोगों की गद्दारी की वजह से, हम लोगों में आपसी फूट की वजह से यहाँ पर ब्रिटेन के लोगों ने शासन किया था। याद रखिएगा, भारतीय अगर एक होते तो निश्चित तौर पर इनको भगा दिया जाता। देखिए अब स्थिति यहाँ का समझ ले, युद्ध के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा यहाँ पर कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 1845 में या 1846 करिए, तो 1845-46 में तो 48 में तो यही किया है। तो यानी कि इससे ठीक पहले अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था सिखों के साथ। पंजाब उस समय बहुत बड़ा था। आज ना भारत का नक्शा ऐसे है, पहले आप देख लीजिए तो पहले भारत, समझे कि नहीं, आपका जो है से पाकिस्तान सब एक में था, आपका जो बांग्लादेश है वो सब एक में था। तो उस समय भारत और बड़ा था। समझ में आ गई कि नहीं? अब बात आ गई समझ। अब तो इस सब का बांग्लादेश अलगे हो गया है ना, उधर पाकिस्तान अलगे हो गया, तो ये भारत का ये स्वरूप हुआ है। समझे कि नहीं? नहीं तो पहले अगर भारत की अगर हम लोग चर्चा करें, थोड़ा सा हम देखते हैं, अगर होगा भारत का पहले का नक्शा तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भारत का जब नक्शा आप देखिएगा मेरे भाई, तो भारत का नक्शा आप देखिए तो हमको लगता है कि इसका बड़ा ये है। देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर होगा तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। लगता है कि ये देखिए इंडिया मैप देखें तो जरा सा इसको, नहीं है क्या इस? हाँ इंडिया मैप तो इसमें लिखा हुआ है। ये क्या चीज का डॉक्यूमेंट्स है, देखें क्या? ये तो दूसरा चीज का छोड़िए, भारत का नक्शा आप दिखाएंगे बाद में, थोड़ा छोड़ दीजिए इसको। यहीं पे हमको था लगता है कि पहले इंडिया मैप देखिए ना लिखा हुआ है, खुलना चाहिए।
चलिए हटाइए इसको, आइए हम लोग अपना जहां पढ़ रहे थे था। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा तो पहले भारत में जब पाकिस्तान मिला हुआ था या बांग्लादेश, तो भारत की स्थिति ये थी, पंजाब बहुत बड़ा था, पंजाब पाकिस्तान में भी है, 5 नदियों से मिले हुए जगह को क्या कहते हैं, पंजाब। तो पहले आज जब पंजाब हम लोग देखते हैं, वो आधा का पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब कहाँ आ गया, भारत में रह गया, इंडिया में रह गया। तो उस समय जब एक में होगा तो निश्चित तौर पर पंजाब तो बहुत बड़ा एरिया होगा। और उस पंजाब में सिखों का दबदबा था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई। तो प्रथम युद्ध में जो है आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था, प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, देखिए यहाँ आंग्ल सिख युद्ध, तो प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, यह युद्ध जो था समझ लीजिए कि 1845 से 1846 में हुआ था। उस समय लॉर्ड डलहौजी नहीं था। और इसमें जो है इस आंग्ल युद्ध के बाद जो है सेकेंड वार जब हुआ, तो सेकेंड वार में लॉर्ड डलहौजी था, 1848 से 49 में हुआ। यानी कि आते आते सबसे पहले इसने किससे लड़ाई किया, लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के साथ। किसके साथ, सिखों के साथ। और सिखों को हरा करके इस है ना पंजाब को अपने कब्जे में लेने वाला लॉर्ड डलहौजी अब पूरे भारत देश पर कैसे आक्रमण करेगा उसको अब देखना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। दूसरा एक राज्य था, ये तो पहला हो गया। दूसरा एक राज्य था सिक्किम, क्या नाम था उसका, सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम को भी इसने क्या किया कि 1850 में युद्ध से हरा दिया और उसको अपने कब्जे में कर लिया। कब, 1850 में। ये क्वेश्चंस आते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से किन किन राज्यों को हड़प लिया। तीसरा जो एक राज्य था है ना, जिसका नाम था वर्मा, लोअर वर्मा। क्या नाम था इसका, लोअर वर्मा। लोअर वर्मा, इसको भी इसने क्या किया, लोअर वर्मा को भी इसने क्या किया 1852 ईस्वी में। कब, 1852 ईस्वी में इसने क्या किया, युद्ध के माध्यम से इसको अपने कब्जे में ले लिया। ये तो क्लियर हो गया। जबकि यह युद्ध करके हड़पा गया है, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पहली बार में पंजाब इसके कब्जे में नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसने दूसरी लड़ाई लड़ी 1848 से 49 तक में, तो उसने सिखों को हरा करके आंग्ल और सिख, आंग्ल बने अंग्रेज और सिख बने पंजाब, दोनों बने सिखों के साथ। अरे सिख कहाँ जाकर रखते हैं, पंजाब में, तो वहां से लड़ाई लड़के के पंजाब को अपने कब्जे में किया। सिक्किम को 1850 में कब्जे में किया और वर्मा को कितने में किया, 1852 ईस्वी में इसको अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं व्यापक संधि। कौन सी संधि, व्यापक संधि कहिए या व्यापक सिद्धांत। व्यापक सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं, है ना, जो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो इसको जरा सा व्यापक सिद्धांत को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर इसको हम इधर ले आए तो कोई दिक्कत बाबू, इसको हम अगर इधर ले आते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं व्यापक सिद्धांत के बारे में। कोई दिक्कत इधर है ना, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो पढ़ा रहे थे तो उसमें तो आइए गया होगा। अब चलिए जरा सा हम लोग चल लेते हैं व्यापक सिद्धांत के बारे में कि व्यापक सिद्धांत क्या था। लॉर्ड डलहौजी का, देखिए इसने पूरे राज्य को 3 कैटेगरी में बांटा। इसने पूरे राज्य को कितने कैटेगरी में बांट दिया, 3। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी। क्लियर हो गए। इसने पूरे भारत के राज्यों को या पूरे जगहों को कितने भागों में बांट दिया, 3 भाग। समझे कि नहीं। सबसे पहला उसने कहा कि जो पहला हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें वह राज्य है जो न किसी मुगल साम्राज्य के संरक्षण में है, जो न किसी मराठा साम्राज्य के संरक्षण में है और न वह अंग्रेजों के संरक्षण में है।
न अंग्रेज या मराठा या पेशवा उससे टैक्स लेते हैं, है ना। उन लोगों एकदम मैंने न अंग्रेज से मतलब है, न मराठा से मतलब है, न मुगल से मतलब है। ऐसे राज्यों को हम स्वतंत्र राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वतंत्र राज्य। इसको क्या कहा गया? स्वतंत्र राज्य। यानी कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई नियम इस पर लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया? और फिर दूसरा नंबर क्या लाया कि वैसा क्षेत्र जो मुगल या मराठा यानी कि पेशवा के अंतर्गत है, वह क्षेत्र जिस पर प्रभाव मुगलों का हो या पेशवाओं का हो। अरे यही तो दोनों भारत में काफी ज्यादा शक्ति में थे, मुगल शक्ति में थे उधर और इधर मराठे शक्ति में थे। क्योंकि मुगल के कमजोर होने पर सबसे ज्यादा शक्ति बढ़ी तो किसकी बढ़ी थी? मराठों की बढ़ी थी। क्लियर है ना इस बात से? मराठों की शक्ति बढ़ी थी। तो इधर स्वतंत्रता के तौर पर देखें कि वैसे राज्यों को रखा गया जो न उस पर अंग्रेजों की नजर थी, न मुगलों की नजर थी, न जो है ना पेशवाओं की नजर थी। वह राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया और अधिकांशतः जो उत्तरी भारत के थे राज्य उसके अंतर्गत में थे। इसके बाद वह राज्य जो है ना मुगल पेशवा के अंतर्गत में है, वह राज्य में यह नियम निकाला गया कि यह जो मुगल के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र है और पेशवा के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र है और जिस पर अंग्रेजों ने अपना हक जमाए हुए है, क्योंकि मुगलों को भी तो इसने हराया था और वहां पर नवाब बना करके या वहां पर बादशाह बना करके वहां पर राजा बना करके ये रखता था। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि हैदराबाद को जीत लिया सहायक संधि से या जैसे भी हुआ मिला लिया, लेकिन यहाँ का नवाब तो कोई ना कोई को रखता था ना वहीं के लोगों को, और उसने यह नियम बनाया था सहायक संधि में क्या चीज कि आपको सेना अंग्रेज देगी, खर्चा राज्य को देना होगा और मेरा एक रेजिडेंट वहां पर रहेगा। यही ना सहायक संधि में था। इसने कहा कि नहीं, वो पूरा का पूरा अब मेरा होगा। अब कोई रखा उठा नवाब और राजा और बादशाह हम रखने वाले नहीं है। जो मुगल से अंदर में जो भी राज्य होगा या मुगलों का होगा या पेशवाओं का होगा, अब वह किसके अधीनस्थ आ जाएगा? तो वह अब ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ होगा, यानी कि हम वहां के मालिक होंगे। बात समझ आ गई? तो मुगल या पेशवा से जो क्षेत्र जीता गया था या जो क्षेत्र उसके कब्जे में थे, चूंकि इसने अंग्रेजों ने मुगलों को भी हराया था, पेशवाओं को भी हराया था, अब नियम इसने कहा कि देखिए अब जो है वह ब्रिटिश के अधीनस्थ माना जाएगा। किसके अधीनस्थ माना जाएगा? ब्रिटिश के अधीनस्थ। यह किसके अधीनस्थ होगा? ब्रिटिश के अधीनस्थ होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यह ब्रिटिश के अधीनस्थ होगा। और दूसरी चीज, गोद लेने के लिए अगर पहले नियम क्या है? पहले नियम यही था ना कि अगर यहाँ पर कोई राजा है तो राजा का बेटा अगर है तो वह राजा बनेगा, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को राजा घोषित नहीं किया जाता है। अगर आपके पास बच्चा नहीं है और अगर आप गोद लिए हुए बच्चों को अपनी जगह पर बैठाएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होगी। कौन से जगह में? जहां पर ब्रिटिश के अधीनस्थ मुगल और पेशवा के अंतर्गत में जो राज्य या जो जगह है वहां के लिए। समझ में आ गई बात ना? क्योंकि मुगल और पेशवाओं को तो ये न रखे हुए था किसी को पेंशन पर, पेंशन मतलब भाड़ा पर, पेंशन मतलब भाड़ा पर। समझ में आ गई ना? जैसे मान के चलिए कि हम 4 जगह विद्यालय खोल दिए और सब जगह भाड़ा पर हम प्रिंसिपल रख लिए, तो वो तो उसका मेन मालिक तो हम ना हो गए, और मेरे अंदर में ना हो सब 4 प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल, तो एक तरह से भाड़े पर ना हो गया, एक तरह से पेंशने पर ना हो गया। तो बस बात यही समझ लीजिएगा, मुगल और पेशवा से जितने भी राज्य थे
जो उसके अंतर्गत में थे, जिसको किसी भी तरह अंग्रेजों ने हराया होगा, उसको अपने कब्जे में लिया होगा, सब तो ब्रिटिश के अधीनस्थ हो गए। तो अब उसमें इसने नियम क्या लगाया था व्यापक सिद्धांत में, कि अगर किसी भी मुगल साम्राज्य की औलादें हैं तब तो वो राजा वहां का होगा यदि, और किसी भी पेशवा का कोई बेटा बेटी है, बेटी नहीं बेटा है, तो वह वहां का राजा होगा, वहां का पेशवा होगा। अगर अगर उसकी अपनी कोई संतान नहीं है और गोद लेने वाला कोई संतान है, तो उसके लिए पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होगी, यानी कि गोद लेने की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। गोद लेने की अनुमति प्राप्त करनी होगी। और ऐसे नहीं कि अगर बिना हमको सूचना दिए अगर आप किसी को राजा घोषित कर दीजिएगा तो वह मान्य नहीं होगा, और वहां पर अंग्रेज सीधा सीधी तौर पर उसको अपने हड़प में ले लेंगे। चलिए, यहां तक समझ में आ गई बात। और तीसरा कैटेगरी उसने बनाया कि जिस राज्य को मैंने हड़प लिया है, जिस राज्य को मैंने हड़प लिया है, यानी कि युद्ध के माध्यम से, है ना, वह सीधा सीधी तौर पर वह ब्रिटिश से निर्मित माना जाएगा, यानी कि उसको निर्माण किसने किया है? अंग्रेजों ने। यानी कि वह कैसा माना जाएगा? ब्रिटिश निर्मित। क्या माना जाएगा? ब्रिटिश निर्मित। वह राज्य कौन सा निर्मित है? ब्रिटिश निर्मित। और इसमें गोद बिल्कुल नहीं लेना है। गोद वगैरह सब क्या है? निषेध है। गोद क्या है? निषेध है। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए कि इसको हड़प लिया पंजाब को, तो अब वहां का राजा गोद लेगा, नहीं, वो सब अंग्रेज का है, एकदम सीधा सीधी। चूंकि इसको डायरेक्ट हमने कब्जा किया है, इसलिए अब सीधा सीधी तौर पर आप जान लीजिए कि यहाँ कोई गोद वाली प्रथा नहीं चलेगी। गोद को निषेध कर दिया गया। आपका पुत्र है, रहेगा, नहीं है, खत्म कहानी है कि नहीं? कोई गोद लेकर के आप राजा घोषित नहीं कीजिएगा। इस पहले होता क्या था कि जब कोई राजा मरता था तो उसका कोई ना कोई पुत्र होता था, वह शासन करता था। अगर पुत्र नहीं होगा तो राजा और रानी अगर किसी भी लड़के को अगर गोद ले लिया तो फिर मैंने गोद लेने का मतलब कि उसको अपना बेटा मान लिया, तो वही फिर मेरे ऊपर क्या करेगा? शासन करेगा, वही वहां का राजा होगा। समझ में आ गई बात ना? लेकिन अंग्रेज के लॉर्ड डलहौसी ने, गवर्नर जनरल ने बोला कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो गोद लेने की प्रक्रिया होगी सेकेंड आइटम वाला में अनुमति लीजिए, ठीक है, आप हैं नवाब, लेकिन नवाब है, आपका पुत्र है तो भी नवाब होगा, लेकिन आपका कोई पुत्र नहीं है तो दूसरे को आप गोद लेने से पहले हमसे अनुमति ले लीजिएगा। लेकिन इस तीसरे कंडीशन में, जिसको हम डायरेक्ट हड़पे हैं, उसमें कोई गोद खोद नहीं चलेगा। उसमें एकदम नियमित टाइट है, कोई गोद नहीं। आप है, ठीक है, खत्म, मेरा। समझ में आ गई बात? और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लॉर्ड डलहौसी की हड़प नीति। क्लियर हो गया? तो अब इसके अंतर्गत हम कुछ बातों को समझेंगे कि हड़प नीति के माध्यम से कौन कौन से राज्य हड़पे गए, कौन कौन से राज्य को क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। अच्छा, ये हड़प की नीति क्यों आई? आपको ये बात पता है? आखिर इतना लॉर्ड डलहौसी जो है एकदम लगातार आते आते छक्का चौका मार रहा है, पूरे भारत के राज्यों को अपने अंडर में कर रहा है, ऐसा ऐसा सिद्धांत ला रहा है। इसके लिए मैंने ऐसा कौन सा आफत आ गया था कि इतना जल्दी जल्दी ये एकदम छक्का पर छक्का चौका पर चौका लगा रहा था और बार बार भारत के राज्यों को एकदम हड़प नीति से अपने में मिला रहा था? तो देखिए हुआ क्या था कि अब ब्रिटेन बहुत बड़े स्तर पर उद्योग बना रहा था भारत में, अपना पूंजी निवेश कर रहा था भारत में। और यही नहीं, इस बात को जान लीजिए कि वह चाहता था कि हम जितना जल्दी हो सके भारत में अपने व्यापार के लिए
है ना, यहाँ पर ट्रेन का लाइन बिछा दें, रेलगाड़ी से सामान ढोने ढाने के लिए एक बार में ज्यादा से ज्यादा माल को कंपनी में पहुंचाने के लिए यहाँ रेलवे लाइन बिछाना चाह रहा था। पहली रेलवे लाइन 1853 में लॉन्च कर दिया था यहाँ पर अंग्रेजों ने। 1853 में तो यही होगा, लॉर्ड डलहौजी था। और इसको ये था जगह कि जैसे यहाँ पर भारत बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ है, और अगर इन सभी को अगर जल्दी जल्दी अपने अंडर में नहीं लेंगे, याद रखिए, तो मान के चलिए कि हमको बॉम्बे से जाना है कलकत्ता, कहाँ जाना है? कलकत्ता, माल जाना है कलकत्ता, तो बीच में बहुत सारे राज्य पड़ेंगे, बीच में बहुत सारे राज्य पड़ेंगे, तो वहां सब टर्फिस करेगा, सब रोकेगा, हमारे क्षेत्र में नहीं जाने देगा तो उसका क्षेत्र में नहीं जाने देगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको अगर बॉम्बे से जाना है कलकत्ता, तो बीच के जितने भी राज्य हैं सबको अपने अंडर में लेना पड़ेगा कि नहीं? सबको अंडर में लेना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए वह जल्दी जल्दी लॉर्ड डलहौजी जो है अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, धन लूटने के लिए, धन कमाने के लिए वह जो है से यह नीति को लाया था। क्या नीति लॉर्ड डलहौजी की थी? नहीं, हड़प की नीति जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की थी। हम इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो गया, पेज बदल दे, पेज बदलेंगे तो नक्शा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, है ना, पेज बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसको देखिए, अब हम जरा यहाँ पे अब गौर कीजिएगा, मेरा जगह इतना बच गया, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम काम कर लेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए कि व्यापक सिद्धांत से, व्यापक सिद्धांत से सबसे पहला कौन सा ऐसा राज्य था या कौन सी ऐसी जगह थी जो सबसे पहले अंग्रेजों के अधीन हो गई, पूर्णतः उस पर अंग्रेजों का शासन हो गया, वहां किसी भी तरह का कोई राजा महाराजा अब नहीं रहेगा, सीधा सीधी वहां पर कंपनी का शासन हो जाएगा। वैसे राज्यों की सूची हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हो गए? तो सबसे पहला एक राज्य था व्यापक सिद्धांत पर, है ना, व्यापक सिद्धांत के अनुसार जो पहला राज्य था जिसको हड़प लिया गया, हम उसकी बात कर लेते हैं। और उसमें अगर हम देखें, उसमें अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जगह था सतारा। क्या नाम था उसका? सतारा। सतारा हम बता दे रहे, सतारा कहाँ है से, ये लिख दे बाबू। सबसे पहला जगह था सतारा। कौन सा जगह था? सतारा। सतारा कहाँ था? तो आप देखिए ये वाला जगह, महाराष्ट्र, पेशवा, ठीक है ना। हुआ यूं था कि शिवाजी के परिवार को, शिवाजी के परिवार को, उनके वंशजों को वहां से हटा करके, महाराष्ट्र से हटा करके, है ना, पेशवाओं से कुछ दूरी से हटा करके उनको एक जगह है सतारा करके, जो मान के चलिए कि मोटा मोटी यहाँ होगा, इस जगह पर सतारा जो है इसको रखा गया, ठीक है ना। और वहां के राजा घोषित किया गया था, कोई दिक्कत है क्या? वहां का राजा घोषित किया गया था, है ना, शिवाजी के ही वंशजों को। शिवाजी का तो नाम पढ़ाए हैं, पढ़ाई किए हैं और नाम जानते भी हैं शिवाजी के बारे में। मराठों को अगर सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाला कोई आदमी था तो वो उनका नाम कौन था? शिवाजी, जिसको पहाड़ी चूहिया भी कहा जाता था। समझे कि नहीं? शिवाजी ने औरंगजेब को भी छक्का छुड़ा दिया। सारी बात तो होगी, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अभी देखिए, सतारा एक ऐसा जगह था जहाँ पे शिवाजी के वंशज वहां पे राजा के तौर पर थे, और यह सतारा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जगह था। और वहां के राजा कौन थे? सतारा। अति सतारा का राजा कौन थे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और उन्होंने शिवाजी के वंशज में अभी जो राज्य कर रहे थे उनका नाम था अप्पा साहब। क्या नाम था?
अप्पा साहब। समझ में आ रही है बात? उनका नाम क्या था? अप्पा साहब, सतारा। और सतारा को आपको याद होना चाहिए कि 1848 में जैसे ही आता है लॉर्ड डलहौजी, समझे कि नहीं, लॉर्ड डलहौजी जैसे ही आता है, व्यापगत सिद्धांत से पहले सबसे पहला राज्य सतारा है जिसको हड़प लिया जाता है। जिसको क्या कर लिया जाता है? हड़प लिया जाता है। क्यों हड़प लिया जाता है और कैसे हड़प लिया जाता है? तो हम इसके बगल में लिख देते हैं, सतारा के बगल में 1848 आया और सबसे पहले इसकी निगाहें कहाँ चली गई? सतारा पर। हुआ यूं था कि वहां का राजा था, आपको अभी नाम बताए हैं ना, वहां का राजा कौन था? अप्पा साहिब। क्या नाम था? अप्पा साहिब। अप्पा साहिब ये किनके खानदान के थे? शिवाजी के खानदान के थे। समझ में आ रही बात? ये किनके खानदान के थे? शिवाजी के खानदान के थे। और स्थिति परिस्थिति को समझ लीजिए, इनकी हो जाती है 1848 में मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु हो जाती है और इनकी कोई संतान नहीं है, इनकी कोई जैविक पुत्र नहीं है, इनसे जन्मा हुआ कोई पुत्र नहीं है इनका कोई जैविक पुत्र नहीं है। अब देख लीजिए क्या होता है। और ये एक बच्चे को गोद ले लेते हैं, माने इनके मृत्यु के बाद क्या होता है? एक बच्चे को गोद ले लिया जाता है, माने जिंदा होंगे तभी ले लिए हों, है कि नहीं? कि अब हम मरने वाले हैं तो भाई हम इसको गोद ले लेते हैं। गोद पहले ले चुके थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आपको हम गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं मानेंगे, गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं मानेंगे। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी अंग्रेजों ने इस बात से इनकार कर दिया। चूंकि देखिए, ये गोद लेने की अनुमति प्राप्त करनी होगी, बात लिखा गया है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी तो आया था हड़पने के लिए ना जी। तो हड़पने के लिए ये अनुमति देगा? इसको तो ज्यादा से ज्यादा राज्य को अपने में मिलाना है, तो ये अनुमति कभी देगा इसके संतान को, गोद लिए हुए संतान को? तो अप्पा साहेब के द्वारा गोद लिया गया पुत्र, गोद लिया गया पुत्र को मान्यता नहीं मिली, मान्यता नहीं मिली, मान्यता नहीं मिली कि नहीं मानेंगे। और जब नहीं मान्यता मिली तो सतारा जो पहला राज्य था वह अब किसके अंतर्गत हो गया? अंग्रेजों के। इसको हड़प लिया, अंग्रेजों ने इसको क्या किया? हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी का पहला वह राज्य जिसका नाम सतारा है, जिसका नाम क्या है? सतारा है, उसको व्यापगत सिद्धांत के बलबूते उसको क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। अब वह पूर्ण रूपेण ब्रिटिश राज्य हो गया। वह पूर्ण रूपेण कौन हो गया? क्या हो गया? ब्रिटिश राज्य, कंपनी का राज्य हो गया, अंग्रेजों का राज्य हो गया। वहां का राजा वगैरह सब कुछ, कानून प्रशासन सब कुछ किसका हो गया? अंग्रेजों का। अब वहां पर सतारा का कोई राजा उजा नहीं। क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है? देखिए, अब दूसरा कौन सा ऐसा राज्य था, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत ये आया था तो गर्दा गर्दा मचा करके रख दिया गया था, झांसी तांसी सब कोई हड़प लिया है। सब की कहानी सुनाएंगे धीरे धीरे। जब चल दिया है हिस्ट्री पढ़ने तो भैया जम के अगर नहीं सीखिएगा, अभी लग रहा है कि आपको बहुत भार वाला चीज बता रहे हैं, एकदम आसान लग रहा है ना, मजा लग रहा है ना, दिमाग पर ज्यादा भारी नहीं पड़ रहा है। देखिए, दूसरा एक राज्य था जिसका नाम था जैतपुर। क्या नाम था? जैतपुर। और एक और राज्य था जिसका नाम था संभलपुर। क्या नाम था? संभलपुर। ये दोनों राज्य को एक ही साल में, उन दोनों जगहों को एक ही वर्ष में
राज्य इस दोनों राज्यों को हड़प दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हमने नाम क्या क्या बताया? जैतपुर। क्या नाम बताया? जैतपुर। और दूसरा कहां बताया? संभलपुर। अब आप पूछिएगा सर जैतपुर कहाँ है? तो जैतपुर आपको यहां पे मिलेगा, मध्य प्रदेश। कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश के आसपास में जैतपुर। इसको क्या लिख दीजिएगा? मध्य प्रदेश का जगह। कहाँ का जगह है? मध्य प्रदेश। और संभलपुर जो है, संभलपुर आपको मिलेगा उड़ीसा साइड में। इधर उड़ीसा है, उड़ीसा के आसपास में आपको क्या मिलेगा? संभलपुर मिलेगा। कहां मिलेगा? उड़ीसा में। और इन दोनों राज्यों को 1848 में 17 और 1849 ईस्वी में इन दोनों जैतपुर और संभलपुर को भी क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। वही गोद निषेध की प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर हो रहे हैं? सबसे पहला राज्य जो व्यापक सिद्धांत के अनुसार हड़पा गया उसका नाम, दूसरा वैसा राज्य जैतपुर और संभलपुर। जैतपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और संभलपुर कहाँ है? दोनों कब ले लिया गया? 1849 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आएगी बारी तीसरा का। किसकी बारी आएगी? तीसरा का। अब ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। तीसरा राज्य, तीसरा राज्य वह कौन था जिसको बहुत आसानी के साथ हड़प लिया गया? तो उसका नाम था बघाट। क्या नाम था? बघाट। और ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसको भी हड़प लिया जाता है। और इसको हड़प लिया जाता है तो 1850 में। 48, 49, 50। इसको कब हड़प लिया जाता है? 1850 में। देखिए, इसको हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि आपको अगर क्रमबद्धता दे दिया जाए। जैसे देखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पे गए, है ना, व्यापक सिद्धांत के द्वारा हड़पे गए राज्य, और दे दिया ए में दे दिया बघाट, बी में दे दिया जैतपुर, सी में दे दिया संभलपुर, 4 में दे दिया 17, और कहा कि इसको बढ़िया से क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेगा? 17। उसके बाद क्या लिखेगा? उसके बाद, और उसके बाद बघाट। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है। 48, 49, 50। अब आगे देखिए, आगे एक जगह है उदयपुर। क्या नाम है इसका? उदयपुर। राजस्थान का बॉर्डर। कहाँ? राजस्थान का, गुजरात में, इधर राजस्थान का बॉर्डर। राजस्थान के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। और उदयपुर में क्या हुआ है कि देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है वो जगह उदयपुर। और उदयपुर जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? राजस्थान का बॉर्डर लिख दें। राजस्थान का बॉर्डर पर ये जगह है 1852 में। कब? 1852 में इसको क्या कर दिया गया? हड़प लिया गया। इसको क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। मजा आ रहा है आप लोगों को? इसको हड़प लिया गया। अभी आप देखेंगे कि इसके बाद सर, इसके बाद भी वैसे कुछ राज्य हैं जिनको हड़प लिया गया है। जरा सा इसको और ऊपर बढ़ाते हैं। क्या जी? देखिए ध्यान से, बस इतना ही पर रखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे पांचवा राज्य आप बहुत चर्चित और बहुत जरूरी है, जिसका नाम है झांसी। जिसका नाम क्या है? झांसी। इसकी कहानी हम कहेंगे, अभी झांसी के बारे में पूरी कहानी कहेंगे। अभी हम चूंकि लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे हैं इसलिए लॉर्ड डलहौजी पढ़ लेंगे। झांसी की कहानी पूरा जबरदस्त तरीके से चलेगा। झांसी
1853 में। अब आप पूछिएगा कि सर झांसी, तो झांसी कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है ना। तो इसको भी लिख दे, क्या क्या लिख दें? एक मिनट। झांसी ले, झांसी कहाँ है? यूपी। यूपी में भी कहाँ? बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है। बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहाँ क्या हुआ था आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी जो है इतना जानिए कि यहाँ के राजा हुआ करते थे गंगाधर राव। यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? गंगाधर राव। समझ में आ गई बात? गंगाधर राव, कोई दिक्कत नहीं ना है? गंगाधर राव की पत्नी का नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। प्यार से गंगाधर राव है कि नहीं, उसे लक्ष्मी कह करके बुलाते थे। क्या कह करके बुलाते थे? लक्ष्मी। और वो बीमार रहा करते थे। गंगाधर राव क्या रहते थे? बीमार। और स्थिति हुआ कि 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनका? गंगाधर राव का। वहां के राजा कौन थे? गंगाधर राव। गंगाधर राव आ रहा है समझ में आप लोगों को? इनकी पत्नी का नाम, इनकी विधवा का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। प्यार से नाम दिए थे। मणिकर्णिका जब शादी कर, मणिकर्णिका बहुत बचपन से ही तेज थी, तलवार भांजती थी, घोड़े पर चढ़ती थी, शत्रुओं के छक्का छुड़ा देती थी, है ना, ब्राह्मणी थी। और अब चाहिए था झांसी को एक अच्छा सा शासक, है ना। लेकिन स्थिति क्या है मेरे भाई, गंगाधर राव ने जब इसकी कला को देखा था तो बड़ी मोहित हो गए थे। पूरी कहानी हम आपको झांसी के बारे में बताएंगे। अभी वो समय नहीं है, अभी लॉर्ड डलहौजी का है। जब 1857 की क्रांति पर जब पढ़ाएंगे, और झांसी की रानी जब अपने, है ना, बालक को, दत्तक पुत्र को जब बांधेगी, घोड़ा से जब दौड़ेगी, हवा में बात करेगी, जब देवी का रूप धारण करेगी, अंग्रेजों को सर धड़ से अलग करेगी, अंग्रेजों का जब छक्का छुड़ा देगी, वो कहानी चलेगा। उसका नाम ही हम बना देंगे झांसी की रानी। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोले के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले करते हैं। सारी कहानियां चलते। अभी तो झांसी की रानी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन ये राज्य कैसे हड़प लिया इसके बारे में थोड़ी सी आपको ट्रेलर बता दे रहे हैं, है कि नहीं। ट्रेलर इसलिए बता रहे हैं कि आपके अंदर में उत्सुकता जग जाए कि सर झांसी वाला पहले कहानी आप कहिए दीजिए, है ना। जहना इसको शुरू करेंगे कहीं ना 2-3 पार्ट में इसको हम कहेंगे। मजेदार है ना कहानी, थोड़ी है कि एक ही बार में खत्म कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 पार्ट में कम से कम बताएंगे, मजा आने वाला है। उसके बाद झांसी की रानी से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा भी नहीं। तो इस सब के लिए चिंता मत करिए, आप बिट्टू सर से पढ़ाई कर रहे हैं, मजा आने वाला है सब कुछ। लेकिन अभी तत्काल समझ लीजिए, गंगाधर राव वहां के राजा थे और गंगाधर राव का कोई पुत्र नहीं था। 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात लक्ष्मीबाई शासन करती है, लेकिन उस समय कोई भी स्त्री अगर राजा की गद्दी पर बैठेगा तो उसकी मान्यता नहीं थी। औरतों को राज गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं थी। मैंने आपको याद है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि महिला शासन नहीं कर सकती है, कुल मिला जुला करके बात यही थी। तब क्या किया था कि अपने एक पुत्र को इन्होंने गोद लिया था, दोनों मिलकर के इन लोगों ने क्या किया था, पुत्र को गोद लिया था, समझे कि नहीं। और उसका नाम था आनंद राव। क्या नाम था? आनंद राव। उस पुत्र का नाम क्या था? आनंद राव। लेकिन आप सेकंड इसका स्थिति देखिए, आप सेकंड स्थिति देखिए, क्या यह गोद लेने की अनुमति प्राप्त करनी होगी? क्या इस बात को अंग्रेज मानेगा? नहीं। अब ये जो गोद लिए थे और गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई ने कहा कि अब मेरा पुत्र जो है आनंद राव अब झांसी का राजा होगा, अब यही झांसी पर शासन करेगा,
तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपका कोई अपना पुत्र होता तो हम आप पर चढ़ाई नहीं करते, लेकिन आपका कोई अपना पुत्र नहीं है, इसलिए इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि आनंद राव यहाँ का राजा होगा। अब आप बढ़िया से उस राज्य को, झांसी के किला को हम लोगों के हवाले कर दीजिए, नहीं तो युद्ध होगा। और बाद जबरदस्ती झांसी की रानी को उस किले से बाहर निकाल दिया जाता है। काफी लड़ाइयां होती हैं, इसके बावजूद भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वह किला 1853 ईस्वी में खाली कर देनी होती है। समझ में आ गई बात? 53 में खाली करेगी तब नहीं लड़ेगी 4 साल तैयारी करके। क्रांति की ज्वाला तो भड़किए गया है। 1857 में अंग्रेज की छक्का छुड़ाएगी। अभी अस्थिर रहिए, अभी इतना जान लीजिए कि इस बात पर तैयार अंग्रेजों ने नहीं हुआ और झांसी को राज्य हड़प नीति के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने उसको क्या कर लिया? हड़प लिया, उसको खा गया, उसको अपने सत्ता में मिला लिया। आ गया समझ में? तो ये था कौन कैवा राज्य? 5वां राज्य। आ गया समझ में? अब इसके बाद देखिए नागपुर। नागपुर वही भोसले, यही नागपुर है, यही नागपुर है, ये देखिए यही ना नागपुर है जी। और वहां है कौन? भोसले। नागपुर, नागपुर आप लोग जानिए रहे हैं। तो नागपुर को 1854 में, कब? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या कर लिया गया? हड़प लिया है ना। उस राज्य को अपने ब्रिटिश शासन में क्या कर लिया गया? मिला लिया। अब वहां का कोई राजा नहीं होगा। इन जितनी भी चीजों को हम लिख रहे हैं, अब वहां का सब कुछ, राजा महाराजा बादशाह नवाब, सब अब अंग्रेज है। अब दूसरा वहां का कोई नहीं है। समझ में आ रही है बात ना? उसके बाद देखिए, इसके बाद अवध। क्या है नाम इसका? अवध। अवध को क्या कर लिया? देखिए अवध में क्या हुआ था, इस बात को जानिए। वहां उत्तराधिकार का मामला नहीं था, वहां गोद लेने का मामला नहीं था, समझे? वहां अवध में जो है, अवध को तो देखिए, इसको राज्य को हड़पना था, पूरे राज्य को अपनी सत्ता में लेना था। अब उसके लिए चाहे नीति से आए या किसी भी चीज से हम आपको हड़पेंगे तो हड़पेंगे। समझे कि नहीं? अवध को हड़प लिया गया था 1856 में। कब हड़प लिया गया था? 1856 में। क्या यहाँ उत्तराधिकार का मामला था? नहीं। वहां यह बात कह करके हटा दिया गया कि यहाँ का जो नवाब है वह शासन अच्छा से नहीं चलाता है। समझे कि नहीं? यहाँ का नवाब से यहाँ की प्रजा खुश नहीं है। समझ में आ रही है बात? और उस समय कह सकते हैं कि अवध का जो नवाब था उस समय, कब? 1856 में वाजिद अली शाह। याद रखिएगा, याद रहेगा, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह यह क्या था? नवाब। कहाँ का? अवध का। कहाँ का नवाब था? अवध का। वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। और इस अवध के नवाब पर, चूंकि याद होगा कि अवध को सहायक संधि के द्वारा वेलेजली ने पहले भी मिलाया था। वेलेजली ने पहले क्या कर लिया था? मिला लिया गया था। तो जब आप उसको मिला लीजिएगा तो आपको रेजिडेंट रखना पड़ेगा, रेजिडेंट रखना पड़ेगा ना। और उस समय वहां पर जो रेजिडेंट था, याद रखिएगा, जो अवध में जो रेजिडेंट था उसका नाम था आइट्रम। क्या नाम था उसका? आइट्रम। समझ आ रही है बात? रेजिडेंट आइट्रम उसका नाम था। उसने कहा कि वाजिद अली शाह से यहाँ का प्रशासन नहीं चलेगा, इसलिए आप जो है इसको हड़पिए और वहां का शासन अब हम ही लोग चलाएंगे। तो यहाँ उत्तराधिकार का मामला नहीं था, यहाँ पे उत्तराधिकार का मामला नहीं था। इसके बावजूद भी
गैर कानूनी तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके, समझिए, कुशासन का आरोप लगा करके वहां का रेजिडेंट था आइट्रम के आरोप पर इस अवध को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के अधीन मिला लिया गया। समझ में आ गई बात ना, उसको मिला दिया गया। क्या लगाकर के आरोप कि आप अच्छा से शासन नहीं चलाते हैं, आपसे प्रजा खुश नहीं है, इसलिए आपको इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यह आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को वहां से क्या कर दिया गया, बंगाल से हटा दिया गया। और उस बंगाल से कर रहे हैं मैंने अवध से इसको हटा दिया गया। अब अवध पूर्ण रूपेण ब्रिटिश सरकार से, है ना, ब्रिटिश प्रशासन से चलने वाला राज्य हो गया। इन जैसे इन लोगों का शासन चल रहा था, वह उस तरह से शासन में ये भी आ गया। यहाँ तक का बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं, अब आ जाते हैं आठवां। अब क्या आते हैं आठवां, आ जाते हैं आठवां में। देखिए ध्यान से, आठवां में एक राज्य है जिसका नाम है बरार। क्या नाम है? बरार। सर बरार किधर है? तो बरार जो है हैदराबाद। देखिए बरार कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद दिखाए हैं नक्शा पर। हैदराबाद के पास एक जगह है बरार। क्या नाम है उसका? बरार। देखिए बरार को 1856 में नहीं, बल्कि इसको 1853 में ही, याद रखिएगा, 1853 में ही हैदराबाद के पास एक जगह, या हैदराबाद में ही एक जगह है जिसका नाम है बरार। क्या नाम है? बरार। इसको कैसे हड़प लिया गया? अच्छा, ये अवध के, इसको भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि जब लिख देने तो अच्छा रहेगा। उत्तराधिकार का मामला था? नहीं, उत्तराधिकार का मामला नहीं था। उत्तराधिकार का मामला था नहीं। क्या चीज का आरोप था? कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। अब आ गया समझ में? इसको लिख दिया कि ताकि आप भूल नहीं पाइएगा। किसके, मैंने कौन आरोप लगाया था? तो रेजिडेंट कौन था? तो आइट्रम, अंग्रेज था आइट्रम। क्या नाम था? आइट्रम, अंग्रेज। क्योंकि रेजिडेंट तो अंग्रेज ने रखा था उस समय। अब क्लियर हो गए, कभी नहीं भूल पाइएगा। अब बरार की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं? बरार की। बरार हैदराबाद में था। हुआ था क्या चीज था? आपको याद होगा कि सहायक संधि में सेना किसकी होती थी? अंग्रेजों की। खर्चा कौन देगा? राज्य। और इस पर आरोप यही लगा कि सेना जो है बाबू, सेना तो हम अंग्रेजों ने दे दिया। तो जी सर, आपने पैसा दिया उसके बदले में? नहीं, आपने पैसा दिया नहीं। बात समझिएगा। देखिए कैसे हड़प रहा है इसको से, लॉर्ड डलहौजी इसको कैसे हड़प रहा है ऐसे समझिए। आप पैसा दिए नहीं, पैसा कौन देगा? तो हम। समझे कि नहीं? आपने नहीं दिया, और आपने नहीं दिया तो मेरा पैसा जब नहीं मिलेगा, यानी कि आप उसके बदले में हमको राज्य दे दीजिए। आप हमको राज्य दे दीजिए। कई वर्षों तक, अरे हटाओ उसको, हटाओ। देखिए इस पर, इसको क्या आरोप लगाया गया कि कई वर्षों तक आप सेना का खर्चा नहीं दिए हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। कई वर्षों तक, ध्यान में रखिएगा, कई वर्षों तक आपने सेना का खर्च नहीं दिया है। आपने क्या किया है? सेना का खर्च नहीं दिया है। समझ में आ रही है बात? और आपने जब खर्चा नहीं दिया है तो ऋण
जो ऋण चढ़ गया, जो कर्जा हम आपका चढ़ गया, तो आप अगर हमको नहीं दीजिएगा, आप अदायगी नहीं कीजिएगा, तो हम आपका राज क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे, है ना। खर्चा नहीं दिया तो ऋण, उसको क्या बोलिएगा, अदायगी आप नहीं किए हैं कि वजह से इस राज्य को क्या कर लिया गया, इस राज्य को हड़प लिया गया, हड़प लिया गया। क्लियर हो गए आप लोग? इस राज्य को क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने राज्यों को लार्ड डलहौजी आते आते अपने 1856 तक रहा, 48 से शुरू किया हड़पना। ये तो ऐसे राज्य थे जिनको ये चर्चा में थे, ये बड़े बड़े राज्य थे, चर्चित राज्य थे। समझ में आ रही है बात? ये चर्चित राज्य थे, बड़े राज्य थे। इसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे जगह थे जिसको लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापक सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति या गोद निषेध के माध्यम से पूरे राज्य को, पूरे भारत को हड़प करके अंग्रेजों का गुलाम बना। समझे कि नहीं? सबको कहा कि अब मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। मजा आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह हड़प नीति इसकी थी? तो देखिए यहाँ पे हम साइड करते हैं, जरा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। आ रहा है उसमें कि कट रहा है? जरा सा नहीं कट रहा तो देख लीजिए। हड़प नीति की शुरुआत 1834 में ही हो गई थी, याद रखिएगा। हड़प नीति की शुरुआत कब हो गई थी? 1834 में। हम इस बात को लिख देते हैं, हड़प ले, ये ऐसे आ गया। ये क्या आता है? हड़प नीति की शुरुआत कब हो गई थी? 1834 में। समझ में आ गई बात? और इसको क्या लॉर्ड डलहौजी ने लाया था? नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, जो ब्रिटिश सरकार में लंदन में बैठा हुआ जो संसद है उसी ने लाया था। किसी तरह से भारत को अपने कब्जे में करो, किसी तरह से भारत के राज्यों को अपने कब्जे में करो। समझ में आ रही है बात? तो यह निर्णय किसका था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, जो कहां बैठता था? ब्रिटिश में। कहां? ब्रिटिश में। और इसके अनुसार न सिर्फ इसको, कन्नौर को भी, किदूर को भी, है ना, सबको क्या किया? ये हड़प लिया। सबको क्या किया? हड़प लिया। समझ में आ रही है बात? सबको ये हड़प लिया। समझे कि नहीं? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लाया कस करके। यह इस बात को इतना हावी ढंग से रखा कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति में नंबर 1 हो गया। राज्य को हड़पने में क्या हो गया? नंबर 1। यह इस नीति को इतना बलपूर्वक किया, इतना बलपूर्वक किया कि राज्य की हड़प नीति का नाम किससे प्रसिद्ध हो गया? लॉर्ड डलहौजी के नाम से। लॉर्ड डलहौजी का नाम जैसे ही आता है जैसे लगता है कि कोई कब्जा कर लेगा। ये क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। इसने उस नियम को बहुत प्रतिभा से, बहुत ज्यादा प्रभावशाली ढंग से, प्रतिभा तो नहीं कही है, मार के मुँह चूर देंगे उसको हम लोग, है कि नहीं? बहुत मने समझ लीजिए कि दबाव में करते हुए उसको क्या किया? ज्यादा मैंने उस नियम का कठोर पालन करते हुए राज्य को हड़प लिया। समझे कि नहीं? ब्रिटेन के संसद ने कुल मिला जुला करके देखिए कैसे बात हुआ। ब्रिटेन की नीति क्या है समझिए। पहले ब्रिटेन की नीति समझ लीजिए, उसकी नीति क्या थी। और ब्रिटेन की नीति थी ना, देखिए ब्रिटेन की नीति थी भारत से धन लूटिए। पहला उसकी नीति क्या थी? धन लूट की। एकदम वही का धन, भारतीय का धन लूटिए। वहां के किसानों से कर लगाइए, वहां के कंपनियों पर कर लगाइए, वहां छोटे छोटे व्यापारियों पर कर लगा दीजिए। कर का मतलब टैक्स, लगान। पैसा आएगा, माने धन कहां से लूटेंगे? भारत से। कहां से लूटेंगे?
भारत से। और इस धन का निवेश करेंगे कहाँ? इंग्लैंड में। वो धन जो हम लोग लूटेंगे उसका निवेश कहाँ करेंगे? इंग्लैंड में। धन निवेश कहाँ करेंगे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बहुत बढ़िया बढ़िया, ब्रिटेन में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े की कंपनी, चाय की कंपनी है ना, माने पूरा बढ़िया बढ़िया कंपनी सब कहाँ लगेगा? ब्रिटेन में। समझे कि नहीं? धन पैसा लुटाएगा कहाँ से? भारत से। और यह कंपनी कहाँ स्थापित होगी? ब्रिटेन में। समझे कि नहीं? और वहां से बना हुआ सामान कहाँ बिकने आएगा? भारत में। यहाँ से कच्चा माल जाएगा, वहां से बन करके फैक्ट्री से यहाँ आएगा और भारतीयों को बरियारी उसको देना पड़ेगा। यानी कि धन निष्कासन, बेचेंगे सामान तो धन कमाएंगे ना जी। तो धन निष्कासन कहाँ से करेंगे? भारत से। लूटना भी है कहाँ से? भारत से। बनाएंगे किसको? ब्रिटेन को। कमाएंगे कहाँ से? भारत से। यह नीति थी किसकी? ब्रिटेन की। लूटो, भारत को लूट लो, भारत को क्या करो? लूट लो। उद्योग कहाँ लगाओ? ब्रिटेन। और वहां से बने हुए सामानों को कहाँ बेचो? भारत। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल ले जाना है ब्रिटेन, बहुत बड़ी मात्रा में ले जाना है ब्रिटेन। रेलवे लाइन हमको बिछाना है। क्या बिछाना है? रेलवे लाइन, है ना। ढो ढो के कोयला ले जाएंगे, कपास ले जाएंगे, है ना, चाय ले जाएंगे, सब ले जाएंगे वहां। और वहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एकदम उसको परिवर्तित कर देंगे, एकदम बढ़िया से पैकेजिंग करेंगे। और जब पैकेजिंग हो जाएगा तो उस माल को ट्रेन में भर करके भारत के हर एक कोना में व्यापार करेंगे। यह ब्रिटेन की नीति थी भारत को बर्बाद करने। आया समझ में? और इसमें इस नीति को बड़े ही चाव से समझा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने सोचा कि रेलवे लाइन बिछाना है, डाक बिछाना है, डाक संचार का करना है, परिवहन करना है। इसके लिए हमको राज्य को हड़पना ही होगा। पूरे के पूरे भारत के राज्यों को ब्रिटेन के, है ना, ब्रिटेन को क्या करना पड़ेगा? कब्जा में करना पड़ेगा भारत के प्रत्येक राज्य को। भारत को कॉलोनी बना दिया था, भारत को उपनिवेश का केंद्र बना दिया था, भारत से सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। यह था लॉर्ड डलहौजी की नीति। और लॉर्ड डलहौजी की नीति ब्रिटेन की नीति थी, जिसमें पूरे राज्य को, पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना था ताकि मेरा कोई विरोध न कर सके। आगे समझ में? कोई विरोध है ना कर सके। और इसी की वजह से लॉर्ड डलहौजी आते आते सतारा, आते आते जाते जाते सब अवध, नागपुर, झांसी, उदयपुर, बघार, बेगूसराय, जैतपुर, संबलपुर सब हड़प लिया। और पूरा भारत का भारत एकदम ब्रिटेन का गुलाम हो गया। आया समझ में? आ गया समझ में? उसको बैठाना था क्या चीज? रेल चलाना था भारत में, उसको डाक चलाना था, संचार चलाना था, परिवहन करना था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करना था। इसीलिए उसको भारत को लूटना था, भारत के सभी राज्यों को हड़पना था। इसी की वजह से। आ रहा है समझ में? तो अब हमको बताइए जरा सा, अब हमको जरा सा बता दीजिए आप लोग, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आगे बढ़ाएं कि पेज बदलें? जैसे इसको बता देना, क्योंकि 10 मिनट और चलेगा क्लास, ये पूरा नीति समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? देख लीजिए, इसको हम पेज बदल देते हैं। क्या करते हैं? पेज बदल। मजा आ रहा है सबको? बढ़िया पढ़ाई हो रही है आप लोगों को? इसका प्रभाव क्या पड़ा मेरे भाई? जरा प्रभाव देखिए। अच्छा, आप सब राज्य को हड़पिएगा, प्रजा के राजा को हटाइएगा, तो प्रजा पूरा खुश हो जाएगी? नाराज होगी कि नहीं होगी?
नाराज लाल डलहौजी से होगी कि नहीं होगी? अंग्रेज से होगा कि नहीं होगा? तब प्रजा आक्रोशित मतलब जनता आक्रोशित मतलब राज्य आक्रोशित। प्रभाव क्या पड़ा? राज्य आक्रोशित हो गया। किससे खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। राज्य क्या हो गया? आक्रोशित। राज्य आक्रोशित होने का मतलब क्या हो गया? जनता आक्रोशित। जनता आक्रोशित। आ गया समझ में? अब क्या हुआ? आप उसके राजा को हटा दीजिएगा, आप सब फेल कर दीजिएगा, तो बताइए ना, प्रजा तो एकदम मर न जाएगा? अव्यवस्था फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था क्या हो गई? फैल गई। अव्यवस्था फैल गई। आ गया समझ में? अव्यवस्था फैल गई है ना, पूरा एकदम प्रशासन जो है बदल गया, कह सकते हैं प्रशासन क्या हो गया? बदल गया। पहले राजा था, नवाब था, मंत्री था, अब कौन है? सब कुछ अंग्रेज है। प्रशासन क्या हो गया? बदल गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया, त्रस्त हो गया। जनता एकदम जो है से एकदम त्राहिमाम हो गई, क्योंकि अब अंग्रेज पूर्णतः उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। किसान अलगे बेदम हो गया, व्यापारी अलग बेदम हो गया, राजा अलग बेदम हो गया, उसका बेटा अलगे बेदम हो गया, सब त्राहिमाम हो गए। समझे कि नहीं? और इसका प्रभाव ये पड़ा कि 1857 में एक क्रांति ने जन्म लिया। क्या चीज का जन्म लिया? 1857 के भारत के जन जन, भारत के प्रत्येक राजा, भारत के प्रत्येक नागरिक, भारत के प्रत्येक किसान, भारत के प्रत्येक व्यापारी एकदम अंग्रेजों से गुस्सा गए और बोला कि किसी भी स्थिति में अब अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना होगा। भारत की भूमि पर अंग्रेजों का शासन है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक क्रांति हो 1857 में ये बीज लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कुशासन में बीज पैदा कर दिया था, और वह बीज पेड़ न बन जाए इसके पहले चाहते थे, भारत की जनता चाहती थी कि काट करके फेंक दिया जाए, है कि नहीं? अब देखिए क्या हुआ। इतना ही नहीं ना किया, ये जो है से पेंशन भी बंद कर दिया। जितना राजा के पेंशन मिलता था ना, बोला कि सबको बंद करो। कैसे ही के पाठक कहता था कि सब परब रह जाए, रहो खोलो पहले स्कूल, है ना, परबियों में खोल देता था। बस वही लॉर्ड डलहौजी है ना, क्या कहा कि सबके पेंशन को क्या कर दो? बंद कर दो। सबके पेंशन क्या कर दिया? बंद। पद और पेंशन खत्म हो गया। क्या चल गया? आगे का खुल गया, डिलीट का हो गया था। देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई इसको तो लिख देते हैं। राज्य क्या हो गया? इसका प्रभाव लिख देते हैं। प्रभाव, प्रभाव में देखिए राज्य क्या हो गया? आक्रोशित। ध्यान से समझिएगा। अब खत्म में कहानी कर देते हैं। राज्य आक्रोशित, तो निश्चित है कि जनता क्या होगी? आक्रोशित। जल्दी जल्दी देखिए, जनता क्या होगी? आक्रोशित। इसका मतलब क्या हो गया? आपको लिखे थे कि अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था, अव्यवस्था, अव्यवस्था क्या हो गई? फैल गई। अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद प्रशासन का क्या हो गया? बदलाव। प्रशासन का बदलाव हो गया। प्रशासन अब बदल गया, पहला प्रशासन नहीं था। अब इसके बाद देखिए पद, अब पेंशन, दोनों क्या हो गए? पद और पेंशन, इसको भी हड़प लिया। पद पेंशन की हड़प हो गई। क्या कोई दिक्कत है तो जाइए ना बाहर। आप कौन बच्चा है? जाइए, जिसको हटना है जाइए, यहाँ से जाइए, जिसका समय होगा सब निकालिए। तो बोल कह रहे हैं बीच में जी, डिस्टर्ब कर रहा है। कहानी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? पद क्या हो गया? पेंशन क्या हो गया? हड़प गया। और सबसे पहला जिसका पद भी हड़पा गया वह पद था पेशवा का। पेशवा के नाम का कोई पद नहीं रहेगा। पेशवा नाम का कोई पद नहीं रहेगा। और उस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। समझ में आ गया बात? बाजीराव द्वितीय। इनको कहा गया था कि आप अब यहां मत रहिए महाराष्ट्र में। इनको कहां भेज दिया गया था? आपको याद होगा तो हम बताए थे कि कानपुर के, याद है,
बोले थे कि नहीं, कानपुर के बिठूर में, बिठूर एक गांव है गंगा नदी के किनारे, बिठूर में, समझे कि नहीं, मैंने कानपुर के बिठूर में इनको भेज दिया गया था। पहले ही पेशवा कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, लेकिन इनको यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। और इनको वहां पर क्या दिया जाता था, पेंशन, खर्चा बर्चा, परिवार चलाने के लिए क्या दिया जाता था, खर्चा पर बर्चा दे दिया जाता था। लेकिन हुआ यूं कि जब इनको पेंशन पर रखा गया था, जब इनकी मृत्यु हो गई 1853 ईस्वी में, कब इनकी मृत्यु हो गई थी, 1853 ईस्वी में। जब 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई तो इनका भी कोई पुत्र नहीं था, इनका भी कोई पुत्र नहीं था। इनका एक दत्तक पुत्र था, दत्तक माने गोद लिया हुआ पुत्र, जो आपका अपना नहीं हो, किसी दूसरे का हो, समझे कि नहीं। इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था धोंधू पंत। इनका दत्तक पुत्र था जिनका नाम क्या था, धोंधू पंत। क्या नाम था, धोंधू पंत। इन्हीं को हम लोग कहते हैं नाना साहेब, इन्हीं को क्या कहते हैं, नाना साहेब। इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनका जो दत्तक पुत्र था, जिनको गोद लिए थे, उसका नाम था धोंधू पंत, है ना, जो नाना साहेब के नाम से जाने गए। ये अंग्रेज से मिलते हैं, बोलते हैं कि अब हमको पेशवा बनाया जाए, हमको क्या किया जाए, पेशवा बनाया जाए और पेंशन दिया जाए। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, न हम दत्तक पुत्र जिनका भी है, हम उनको पेशवा का पद नहीं देंगे, आपको हम राजा मानने के लिए, पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम आपको पेशवा मान ही नहीं रहे हैं तो आपको हम पेंशन नहीं देंगे, हम आपको पेंशन नहीं देंगे। समझ में आ गया बात, आपको हम पेंशन नहीं देंगे। तब क्या हुआ, जब पेंशन नहीं दीजिएगा तो ये भी खीस में वहां से लौटते हैं और लौट करके 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, कानपुर से, बिठूर से बिगुल फूंक देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, है कि नहीं। तो आप देखें ना कि पेशवा का पद भी गया, समझ में आ रही है बात, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, पेशवा का भी पद गया और पेंशन को भी क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया, पद भी चला गया पेशवा का। ये दत्तक पुत्र को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि और कहां के लोगों का पद चला गया, तो कर्नाटक के नवाब का भी इसी तरह से बात हुई, कर्नाटक के नवाब का। और तीसरा हम देखेंगे तंजौर के राजा का भी यही हाल हुआ, यहाँ के तंजौर के राजा का भी। अरे यार, ये तो हाथ लगा दिया था लाल डलहौसी दिल्ली के नवाब पर भी, दिल्ली के नवाब पर भी। उस समय दिल्ली का नवाब था, दिल्ली का नवाब क्या कहेगा, दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। दिल्ली का बादशाह कहिए ना भाई, शासक या बादशाह कहिए। उस समय कौन था, बहादुर शाह जफर। इस पर भी लाल डलहौसी घात लगा दिया, समझे कि नहीं। लेकिन वहां पे कामयाब नहीं हुआ, वहां पर कामयाब नहीं हुआ। हालांकि बाद में इस बादशाह के पद को, शासक के पद को हटा दिया गया है ना। और इस तरह से लाल डलहौसी ने पूरा का पूरा सिर्फ राज्य हड़प नीति नहीं किया, पद को भी हड़प लिया, पेंशन भी खा गया, हड़प लिया, और सबको सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, सबको अंग्रेजों के अधीन कर दिया। अब बताइए, जब सब चीज अंग्रेज अपनी मर्जी से करेंगे तो क्या जनता खुश होगी भारत की? क्या किसान खुश होगा? व्यापारी खुश होगा? तब बताइए क्रांति होगी कि नहीं होगी? 1857 की क्रांति का बिगुल इस क्लास से अगले क्लास में हम फूंक देते हैं। आज से अगले क्लास में 1857 की क्रांति का पहला पाठ समझेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितना बुझाए उतना पढ़िए, पूरा बढ़िया से आपके सामने हम सारे चीजों को रखेंगे। अगला क्लास 1857 की प्रथम क्रांति से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद,
जय भारत। चलिए अब तो आज लिख